देखिए, हमें नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि चौथा विश्व युद्ध लाठी, डंडों और पत्थरों से नहीं लड़ा जाएगा। यह बात मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने 20वीं सदी में कही थी और 21वीं सदी में यह काफी हद तक सच साबित होती हुई भी दिख रही है। बात मिडिल ईस्ट की कर रहे हैं, जहां मिसाइलों से बरसता हुआ बारूद थमने का नाम नहीं ले रहा। हिजबुल्लाह के ठिकानों को मिसाइलों से तबाह करने के बाद इजरायल ने जमीनी हमले भी शुरू कर दिए हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। जंग के मैदान से एबीपी न्यूज के संवाददाता जगविंदर पटियाल की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजती कायनात और धमाकों से थर्राती धरा। कब, कहां, कौन सी मिसाइल पर बैठे यमराज से कब साक्षात्कार हो जाए, कोई नहीं जानता था। आसमान में मिसाइल रेस लगा रही हैं, जमीन में बारूदी गंध समा रही है। दुनिया का सेंटर कहे जाने वाले मिडिल ईस्ट में ऐसा ही हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। यूं लगता है कि मानो इजराइल ने हिजबुल्लाह को नेस्तो नाबूद करने की पक्की ठान ली है। इजराइल मौत बनकर मंडरा रहा है हिजबुल्लाह के कमांडरों और उनकी हमले की प्लानिंग करने वालों पर। इस वक्त मैं दाहिए इलाके के उस बिल्डिंग में मौजूद हूं जहां पर थोड़ी देर पहले एक जोरदार एयर स्ट्राइक किया गया है। ये देख सकते हैं आसपास की सभी बिल्डिंग्स को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरह से गाजा पर इजराइल के हमले हुए हैं, उसी तरह से बेरूत की राजधानी के बगल में बिल्कुल सटे हुए दाहिया इलाके में हिजबुल्लाह के गढ़ में, जहां पर उनके सपोर्टर रहते हैं, वहां पर इजराइल एयर स्ट्राइक लगातार कर रहा है। एक बार फिर से तस्वीरें देखिए आप, आसपास के बिल्डिंग के तमाम इलाकों को मलबे में बदल दिया गया है। इजराइल हिजबुल्लाह से किस कदर खार खाए हुए है, इस मंजर से अंदाजा लगाया जा सकता है। बेरूत में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। इसके साथ ही इजरायली डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान के बाद अब उत्तरी लेबनान में भी हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल की फौज के मुताबिक 4 दिन में 250 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाके ढेर हो चुके हैं। हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा बारूदी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध छिड़ा है, लेकिन दिक्कत सीरिया बॉर्डर पर भी हो गई है। इस वक्त मैं उस हाईवे पर मौजूद हूं जो बेरूत और सीरिया को जोड़ता है, यानी बेरूत से चलने वाले ट्रेड के सभी ट्रक यहां से होकर गुजरते हैं। लोगों को यहां से सीरिया जाना होता है और दमास्कस यहां से केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि जिस एरिया में मैं बैठा हूं, इसको लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है इन वादियों के बीच में। इस एरिया को लेकर सीरिया कहता है ये लेबनान का नहीं है और लेबनान कहता है कि ये सीरिया का नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में इजराइल आ गया है और इजराइल ने इस हाईवे को, जो इकलौता हाईवे है बेरूत को दमास्कस से जोड़ता है, उसे बॉम्ब से उड़ा दिया है। लेबनान में बरसते बारूद के खौफ से लाखों लोग सीरिया चले गए हैं। लेबनान की हुकूमत के मुताबिक अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों ने देश छोड़ दिया है। हालात ये हैं कि जमीन और आसमान से ही नहीं, जंग की चौहद्दी ने अब समंदर की सरहद भी पार कर ली है। इजराइल के मुताबिक हाइफा नेवल बेस पर रॉकेट लॉन्च किए गए। इनमें से कुछ रॉकेट हाइफा शहर में गिरे, जबकि बाकी रॉकेट को आयरन डोम ने मार गिराया। इजराइल के हमले में नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के मारे जाने की भी खबर है। इजराइल ने एक बार फिर बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। जितना भी सारा इलाका है, इस इलाके को एयर स्ट्राइक के जरिए खत्म किया गया है। थोड़ा आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसके पिछली साइड का एक चौराहा है और ये चौराहा और ये चौराहा और ये चौराहा, यहाँ से देखिए इस पूरे बिल्डिंग के आसपास इस चौराहे तक जितनी भी गाड़ियाँ थी सबको नुकसान पहुँचाया गया है। और यहाँ ये माना जा रहा था कि कोई ना कोई बड़ा कमांडर हो सकता है, उसको टारगेट करने के लिए एयर स्ट्राइक किया गया। ये देखिए पीछे की पूरी तस्वीरें देख लीजिए। खबर थी नसरल्लाह का उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन
मौके पर मौजूद था। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफुद्दीन अंडरग्राउंड बंकर में था, तभी ब्लास्ट हो गया। हालांकि इजरायली सेना ने सैफुद्दीन की मौत की पुष्टि नहीं की है। इतना जरूर बताया कि हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया। इजरायली फौज के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इजरायल के 38 सैनिक जख्मी हुए हैं। देखिए, हर बीतते दिन के साथ मिडिल ईस्ट में लगी युद्ध की आग और भड़कने की आशंका भी बढ़ रही है। इजरायल ने ईरान के खिलाफ जोरदार जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। इस बीच ईरान के एटमी ठिकानों को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद दुनिया महायुद्ध के खौफ में है। ट्रंप ने ऐसा क्या कहा है, आप खुद सुनिए। ठीक इसी तरह धमाकों के साथ सुबह होती और मौत की दहशत में रात बीती। इजरायल की मिसाइलें हिजबुल्लाह के ठिकानों को नस्तानाबूद कर रही और ईरान भी खार खाए हुए। ऐसे मध्य पूर्व में लगी युद्ध की आग सरहदों के पार जाने लगी है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने महायुद्ध की आशंकाओं को प्रबल कर दिया है। We have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना की एक रैली में ये बात कही। ट्रंप ने भले ही बाइडेन पर चुनावी तंज कसते हुए कहा हो, लेकिन इससे साफ हो गया कि अगर युद्ध का दायरा बढ़ता है तो अमेरिका भी खामोश नहीं रहेगा। वैसे भी ईरान और अमेरिका की पुरानी अदावत है, इसलिए इजरायल हिजबुल्लाह के खात्मे तक जंग जारी रखने का मंसूबा पाले हुए। इजरायली फौज ने साफ चेतावनी दे दी है कि वो ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने को तैयार है। इतना ही नहीं, इजरायल के मुताबिक हमला सीरियस और जोरदार होगा। Iran, Hamas, Hezbollah are terrorist organizations, terrorist country. The fact that they're saying that it's a legitimate force, that's ऐसे में साफ है कि मिडिल ईस्ट में लगी युद्ध आग अभी और भड़केगी। इजरायल और ईरान के दरमियान युद्ध के हालात बनते हैं तो कई देशों के मैदान में उतरने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और देखिए, ईरान की तरह ही पाकिस्तान भी इस वक्त बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। इसीलिए इस्लामाबाद को पाकिस्तानी फौज ने अपने कब्जे में ले लिया है। पाकिस्तान की राजधानी तक पहुंचने वाले सभी रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। हर जगह फौज तैनात है। वजह अगर आप जानना चाहते हैं तो इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को गौर से देखिए। कराची में कोहराम, पेशावर में तनाव है, लाहौर में संग्राम है और इस्लामाबाद में तो जंग जैसे हालात। पाकिस्तान का सबसे लेटेस्ट सूरत हाल यही। ये सिर्फ तस्वीर और तकरीर नहीं है, ये जिन्ना के मुल्क की बर्बादी की मुनादी। पड़ोस के मुल्क में एक बार फिर बगावत की भयंकर आग लग चुकी है और यह आग क्यों लगी है ये भी समझिए। असल में इमरान खान की रिहाई को लेकर पीटीआई ने बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से हजारों की भीड़ इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, जिसके बाद से ही शहबाज हुकूमत का हलक सूख चुका है। पाकिस्तान के कई इलाकों में इमरान समर्थकों और पाकिस्तानी फौज के बीच जबरदस्त बवाल हुआ। एक तरफ नियाजी समर्थक थे तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्द एक दूसरे का सिर फुटौल कर रहे थे। नियाजी समर्थकों के इस्लामाबाद कूच के बाद से ही शरीफ खानदान से लेकर रावलपिंडी के फर्जी जनरलों को महीने भर पहले का मंजर याद आने लगा है। लिहाजा इमरान समर्थकों को रोकने के लिए हाईवे पर कंटेनर रख दिए गए। इस्लामाबाद पहुंचने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस पर रोक लगा दी गई है। इस्लामाबाद को पाकिस्तानी फौज के हवाले कर दिया गया है। इस बीच इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने दावा किया है कि राजधानी के केपी हाउस में पाकिस्तानी फौज ने जबरन घुसकर अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया। गंडापुर ने ही पिछले महीने इमरान खान की रिहाई न होने पर जबरदस्त प्रदर्शन का ऐलान किया था। पाकिस्तानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? हक के लिए तैयार हो?
मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। पड़ोस के मुल्क में अब ऐसा ही होने वाला है। जिस तरह के हालात हैं उससे साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने तमाशा बनने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में 15 से 16 अक्टूबर को SCO समिट होनी है। इधर अफ्रीकी देश कांगो में दर्दनाक हादसा हुआ है। झील में नाव पलटने से करीब 80 लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये बात भी है कि पूरा जो हादसा है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। एक झील कैसे कई जिंदगियों को ले गई इस रिपोर्ट में देखिए। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। उफान मारती लहरें और हिचकोले खाती नाव, सैकड़ों लोगों की जिंदगी का सवाल था। बोट कैप्टन ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लहरों के जोर के आगे शिकस्त ही मिली और पूरी नाव गहरी झील में समा गई। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ऐसा हकीकत में हुआ है। ये घटना अफ्रीका के देश कांगो में हुई, जहां यात्रियों से भरी नाव गहरी झील में डूब गई। ये दर्दनाक हादसा कांगो की किवू झील में हुआ। नाव में 278 यात्री सवार थे। 78 लोगों की मौत हो गई, 50 को सुरक्षित बचा लिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक यात्रियों से भरी नाव किवू झील में किटुको बंदरगाह से कुछ मीटर दूर डॉक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। हादसे के बाद कई लोग लापता हैं, मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। किवू झील पूर्वी अफ्रीका की सबसे बड़ी झीलों में से एक है, जिसकी सरहद कांगो और रवांडा से लगती है। ये झील 2700 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है और झील की औसत गहराई 722 फीट है। कांगो में हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। हादसे की वजह ओवरलोडिंग बताई जा रही है, लेकिन अफ्रीकी देशों में अक्सर इस तरह के हादसे होते रहते हैं। इसी साल जून में नाव पलटने से 70 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जनवरी में माई नडोम्बे झील पर 22 लोगों और अप्रैल 2023 में किवू झील में ही हुए हादसे में 6 लोगों की जान गई थी। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल के बीच हुई एक वारदात ने सियासत काफी गर्मा दी। पुणे में 21 साल की लड़की से दरिंदगी के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ वारदात के 40 घंटे बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस की 25 टीमें भी आरोपियों का सुराग अब तक नहीं लगा पाई। पुणे का बोपदेव घाट, ऊंचाई वाला वो इलाका जहां से पूरा शहर नजर आता है। लेकिन इसी इलाके में हुई एक वारदात ने पुणे शहर के दामन पर दाग लगा दिया है। इसी इलाके में देश की एक बेटी दरिंदगी की शिकार हुई। की लड़की उसके दोस्त के साथ यहाँ पर आई थी रात को 11 बजे और उसी वक्त यहाँ पर बाइक पर सवार 3 आरोपी पहुंचे। लड़की का जो दोस्त था उसको पेड़ से बांधा गया यहाँ पर और लड़की पर सामूहिक बलात्कार किया गया। ये 3 आरोपी कौन है, इसकी जांच पुणे पुलिस कर रही है। तीनों आरोपियों ने पहले दोनों से मारपीट भी की। पीड़ित गंभीर रूप से जख्मी है, उसका इलाज चल रहा है। पुणे के पुलिस कमिश्नर भी वारदात वाली जगह का दौरा कर चुके हैं। पुणे क्राइम ब्रांच और डिटेक्शन ब्रांच की 25 टीमें आरोपियों का सुराग लगाने की कोशिश में जुटी हैं। इस बीच बोपदेव घाट के सासवड़ किनारे पर 3 संदिग्धों का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। फुटेज में 3 शख्स नजर आ रहे हैं। तीनों का चेहरा भी साफ दिख रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश तेज कर दी है। लेकिन पुणे जैसे शहर में देश की बेटी से हुई दरिंदगी को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्मा चुकी है। तो रोज आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हर तरह से फेल हो रहा है। भले महिलाओं की सुरक्षितता हो, पूना, मैं बड़ी दुख के साथ ये कह रही हूँ कि पूना आज महाराष्ट्र का क्राइम कैपिटल हो रहा है। विपक्ष ने सरकार को घेरा तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। ये किसी भी मेरे माता बहन के ऊपर अन्याय, अत्याचार, दुराचार होना ये अशोभनीय सिर्फ नहीं है, ये शर्मनाक भी है। लेकिन इस प्रकार के इंसिडेंट्स करने वाले नराधमों को विरोध करने के बजाय सुप्रिया ताई, आप और आपकी पार्टी अगर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है और राजनीतिक भाष्य करती है तो ये भी कोई ठीक बात नहीं है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन पुणे में हुई वारदात ने
देश को झकझोर कर रख दिया है। सवाल पुणे पुलिस के इकबाल पर भी है, जो 40 घंटे बाद भी आरोपियों का पता नहीं लगा पाई है। फिलहाल 2 आरोपियों के स्केच जारी किए गए हैं। इधर गाजियाबाद के डासना शिव शक्ति धाम के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के बयान के विरोध में कई शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। यूपी के बुलंदशहर और गाजियाबाद में लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते रहे। बुलंदशहर में नाराज लोगों ने पथराव भी किया। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने यति नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया। अब इस मामले में सियासत भी काफी गर्म हो गई है। 4 अक्टूबर की रात की ये 2 तस्वीरें हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद के आपत्तिजनक बयान के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए थे। गाजियाबाद के प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार रात डासना मंदिर को भी घेर लिया था। गाजियाबाद पुलिस ने रात में हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर लौटा दिया, लेकिन नाराजगी कम नहीं हुई। प्रदर्शनकारी यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी और विवादित बयान के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। गाजियाबाद के केला भट्टा में भी लोग सड़क पर उतर गए थे। बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और काफी देर तक नारेबाजी भी की। इस मामले को लेकर बुलंदशहर में भी हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने जमकर पथराव किया। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को निशाना बनाकर पत्थर फेंके, लेकिन संयोग ठीक था कि कोई घायल नहीं हुआ। बात आई थी, कुछ अफवाहें इस तरीके की फैली थी। कोई भी ये बात सोशल मीडिया पे चल रही थी कि इंस्पेक्टर सिकंदराबाद घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर सिकंदराबाद हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं कि किसी को किसी प्रकार का चोट नहीं लगा। पुलिस ने माहौल को कंट्रोल कर लिया, लेकिन यति नरसिम्हानंद के खिलाफ नाराजगी कम नहीं हुई। सुबह होते राजनीति और गर्म हो गई। भीम आर्मी के कार्यकर्ता गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में जाकर धरने पर बैठ गए और गिरफ्तारी की मांग करने लगे। ये आदमी इतना बदजुबान है, इसने पूरा माहौल खराब किया हुआ, सब लोग जानते, उसके बावजूद उसे आप प्रोटेक्शन देते हो। समाजवादी पार्टी ने भी यति नरसिम्हानंद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन मैं मुसलमान होने के नाते अगर कोई घटिया हरकत करता है, इस टाइप की कोई टिप्पणी करता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। इससे कम सजा हमें बर्दाश्त नहीं है। यति नरसिम्हानंद के खिलाफ राजस्थान के अजमेर दरगाह थाना में भी एफआईआर दर्ज कराई गई और पीएम मोदी से इस मामले में सख्त एक्शन लेने की मांग की गई। हम इसके खिलाफ एहतजाज जरूर करेंगे। अगले जुम्मे को हम अपना संविधान के दायरे में एहतजाज दर्ज करेंगे, हम प्रोसीजन निकालेंगे। इस मामले में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बीजेपी और यूपी की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए बिना भेदभाव के कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने अपने एक वीडियो में प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में बकवास और अनाप शनाप लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया। मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है। बीजेपी इनका साथ दे रही है। आप फौरन इस शख्स को गिरफ्तार करिए। इस मामले पर हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने यति नरसिम्हानंद को हिरासत में लेकर गाजियाबाद की पुलिस लाइन में भेज दिया, लेकिन इस कार्रवाई से मुस्लिम समुदाय संतुष्ट नहीं है। इधर दिल्ली में ड्रग्स की बरामदगी पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। पीएम ने कहा कि पूरा देश कांग्रेस का खतरनाक एजेंडा देख रहा है। दो अक्टूबर के दिन दिल्ली में बरामद हुई 5600 करोड़ की ड्रग्स को पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में मुद्दा बना दिया है। महाराष्ट्र के 1 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी ने पहले करीब 56,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। फिर कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर जोरदार प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर
उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। आपने खबरों में देखा होगा, अभी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। और देखिए दुख की बात, कांग्रेस का एक नेता उसका मुख्य सरगना निकला। कांग्रेस युवाओं को नशे की लत में धकेलकर उस पैसे से चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा कर 5600 करोड़ से ज्यादा की कोकीन बरामद की थी, जिसका तार कांग्रेस नेता से जुड़ रहा है। इस मामले में गिरफ्तार तुषार गोयल 2022 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का आरटीआई सेल का चेयरमैन रहा। कई कांग्रेस नेताओं के साथ उसके फोटोज सामने आए हैं। तुषार गोयल दिल्ली के वसंत विहार का रहने वाला है। तुषार गोयल के बहाने ही पीएम मोदी कांग्रेस पर हमलावर है। ठाणे की जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वहां की जनता से बड़ी बात कह दी। पीएम मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ साफ साफ बटेंगे तो कटेंगे वाली बात तो नहीं कही, लेकिन इशारों इशारों में समझा दिया कि आप अगर बटेंगे तो वो महफिल सजाएंगे। हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले कहा है कि कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उनके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई। देखिए, दिल्ली में बस मार्शल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार और बीजेपी विधायकों की मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी विधायकों के पैर पकड़ लिए? आज एलजी हाउस में जाएंगे और नौकरी की बात कराएंगे। मामला दिल्ली में बस मार्शल की नौकरी का है। हंगामे की शुरुआत मीटिंग से हुई। बीजेपी के विधायक बैठक में बस मार्शल को बुलाने से नाराज हो गए और मीटिंग छोड़कर जाने लगे। इसी बीच वहां मौजूद मार्शल हाथ जोड़कर बीजेपी विधायकों को रोकने की कोशिश करने लगे। बीजेपी विधायक मार्शल से अपनी बात कह रहे थे, तभी एक पुरुष मार्शल आया और बीजेपी विधायक के पैरों में गिर गया। हंगामा बढ़ने पर बीजेपी के विधायक मीटिंग से बाहर जाने लगे, लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। बाहर मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ मौजूद एमएलए ने बीजेपी के विधायकों से इस मामले को लेकर राज्यपाल के पास चलने को कहा। भैया सिविल डिफेंस वॉलंटियर सारे देख लो, भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आपका आरोप है कि बीजेपी के विधायक भागने की कोशिश में थे, इसलिए सौरभ भारद्वाज और उनके साथियों ने बीजेपी विधायकों के पैर पकड़ लिए। आम आदमी पार्टी ने पैर पकड़ने वाले फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, बस मार्शलों की बहाली के लिए किसी भी हद तक जाएगी आप। कठिन संघर्ष के बाद आखिर बीजेपी के विधायकों को एलजी हाउस ले जाया जा सका। लेकिन एलजी हाउस पहुंचने से पहले सड़क पर भी दोनों पक्षों में बहस हुई। आपका आरोप है कि एलजी हाउस जाते वक्त बीजेपी विधायक रास्ते में लौटने की कोशिश कर रहे थे। भाई यू टर्न नहीं लेने देंगे, यू टर्न नहीं लेने देंगे, यू टर्न नहीं लेने देंगे। आज एलजी हाउस में जाएंगे और नौकरी की बहाली कराएंगे, तो यू टर्न क्यों ले रहे हो? मैडम ले रहे हो तो यू टर्न क्यों ले रहे हो? इस हंगामे के बीच बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि एलजी के साथ मीटिंग में बस मार्शल के लिए फैसला ले लिया गया है। हमारी मीटिंग महामहिम उपराज्यपाल जी से हो गई है, तो आप सभी को सूचित करना चाहते हैं। हम बहुत अच्छी खुशखबरी है, एलजी साहब ने हमारी मांगे मानने के लिए हाँ कर दी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता मार्शलों की बहाली को लेकर एलजी आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर वहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया।
और मंत्री सौरभ भारद्वाज समेत कई विधायकों को हिरासत में लेकर चली गई। विजेंद्र गुप्ता जी ने वादा किया था कि हम कैबिनेट पास कर दें, तो आज एलजी साहब से वो इन बस मार्शलों को बहाल करेंगे। एलजी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने धोखा दिया। 26 सितंबर को शुरू हुए 2 दिवसीय दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान बस मार्शलों की बर्खास्तगी के मुद्दे पर हंगामा हुआ था। तब आप और बीजेपी के सदस्यों ने मार्शलों की बहाली के लिए एक प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन अभी तक डीटीसी की बसों में 10,000 मार्शलों की बहाली को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो पाया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम आवास से निकलकर अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे त्याग की नई मिसाल बताया, वहीं बीजेपी इसे बेचारा दिखाने का स्टंट बता रही है। अरविंद केजरीवाल ऐसे राजनेता हैं जो सीएम की कुर्सी छोड़ने और मुख्यमंत्री आवास खाली करने वाली सामान्य सी प्रक्रिया को भी बड़ा मुद्दा बना देते हैं और उनकी पार्टी इसे त्याग बताकर प्रचार करती है। 4 अक्टूबर से अब तक घर खाली करने और नए घर में एंट्री की टाइमलाइन पर एक बार नजर डालिए। अरविंद केजरीवाल का नया पता दिल्ली के 5 फिरोज शाह स्थित ये बंगला है। यहाँ तक केजरीवाल बहुत भावुक होकर पहुंचे। 4 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:15 बजे अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने दिल्ली सीएम हाउस खाली कर निकलते वक्त डोर को लॉक किया और चाबी सौंप दी। अरविंद केजरीवाल पिता का हाथ पकड़े आगे आगे और सुनीता केजरीवाल अपनी सास मां का हाथ पकड़कर पीछे पीछे चल रही थी। मां और पिता को कार में बैठाने के बाद केजरीवाल सीएम हाउस की देखरेख करने वाले स्टाफ के पास गए, उनसे हाथ मिलाया, गले मिले। उस वक्त केजरीवाल बिल्कुल शांत थे, थोड़ा भावुक, लेकिन सबसे मुस्कुराते हुए मिल रहे थे। वहीं सुनीता केजरीवाल महिला स्टाफ से गले मिलकर और पुरुष स्टाफ को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कार में सवार होकर 5 फिरोज शाह बंगले की ओर बढ़ गए। दोपहर करीब 1 बजे आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई फोटो को एक साथ पोस्ट किया और कैप्शन दिया, त्याग की मिसाल केजरीवाल। त्याग के मिसाल के पीछे आम आदमी पार्टी तर्क दे रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए भी केजरीवाल का दिल्ली में कोई घर नहीं, इसलिए उनके परिवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के मिले बंगले में शिफ्ट होना पड़ा। पूरे विधि विधान के साथ केजरीवाल पत्नी और बच्चों संग 5 नंबर के इसी बंगले में रह रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इस पर आपत्ति जता दी। लेकिन दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है। बीइंग अ एनडीएमसी मेंबर उनके पास राइट है अप्लाई करने का, एक मकान को अप्लाई करना और एक लेने का, लेकिन वो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि बेचारा दिखाना है अपने आप को कि मैं तो बेचारा हूँ जी, मेरे पास तो कोई बंगला नहीं है जी। अरविंद केजरीवाल जी हाँ एक्सपोज हो गए। 2013 तक क्या लिखते थे कि मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, कोई घर नहीं लूंगा। आज इतना प्यार हो गया बंगलों से कि एक बड़ा बंगला छोड़ के उनको एक राज्यसभा एमपी का बंगला लेना पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी राज्यसभा सांसद के बंगले में शिफ्ट होने पर सवाल उठाया। तो उनसे पूछिए कि आपने इस्तीफा नहीं दिया, आप तो सुपर सीएम बन गए, अब दिल्ली के 2 सीएम हैं, 1 सीएम नहीं है। तो अब केजरीवाल सुख और सुविधाओं को तलाश रहे हैं, वरना तो उनके वो कहते थे मेरे को कार्यकर्ता अपने घर में रहने के लिए बुला रहे हैं, तो एक कार्यकर्ता के घर में क्यों नहीं रह सकता। केजरीवाल जी की दिल्ली की जनता कथनी और करनी के अंदर देखना चाहिए उनको। दिल्ली की जनता देख रही है कि दोनों चेहरे कैसे हैं, बिना सुख सुविधाओं के अब रह नहीं सकते। बीजेपी के आरोपों पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जवाब देते हुए कहा कि अगर बीजेपी को बंगले से इतनी दिक्कत है तो उन्हें पहले अपने 7 सांसदों से बंगला खाली कराने को कहना चाहिए। फिलहाल केजरीवाल अपने विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली के पास ही नए बंगले में रह रहे हैं, यहीं से दिल्ली फतेह की तैयारी करेंगे। बात बिहार की, जहां आज एक बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि 2025 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन खबर इससे आगे भी है। रिपोर्ट देखिए।
पटना में नीतीश की पार्टी जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में कई सांगठनिक और राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए गए। इनमें एक प्रस्ताव ये भी पास किया गया कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। नीतीश ही सीएम फेस होंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक तरह से चुनावी अभियान का श्री गणेश कर दिया और हम लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में 77 विधानसभा सीटों में बढ़त हासिल की है और संभवतः 220 सीटों से ज़्यादा अगर हम प्रयत्न करेंगे तो हम जीतेंगे। जेडीयू की मीटिंग से पहले पटना में बड़ा एक पोस्टर सुर्खियों में रहा। पोस्टर में नीतीश कुमार को देश का सबसे बड़ा समाजवादी चेहरा और विकास पुरुष बताते हुए भारत रत्न देने की मांग की गई। देखिए, जेडीयू दफ्तर के बाहर हम हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़ी तस्वीर के साथ उनको भारत रत्न देने की जो मांग है वो कही गई है। भारत सरकार से मांग प्रख्यात समाजवादी बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिया जाए। जिसने इस पोस्टर को लगाया है वो है छोटू सिंह, जनता दल यूनाइटेड के सचिव हैं। ये बड़ा सा पोस्टर पटना में सीएम हाउस और जेडीयू दफ्तर के बीच लगाया गया था। पोस्टर जेडीयू महासचिव छोटू सिंह की तरफ से लगाए गए थे। जो नेता ने 24 घंटा में 18 घंटा मेहनत करके बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया, ऐसा नेता को ही भारत रत्न मिलना चाहिए। छोटू सिंह ने कहा कि अपनी डिमांड को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग करेंगे। वैसे बीजेपी को इस पर ऐतराज नहीं है। जदयू ने मुख्यमंत्री को भारत रत्न देने की मांग की है। इस पर किसी को कहां आपत्ति हो सकती है और क्या आपत्ति हो सकती है? नीतीश कुमार जी ने तो भाजपा के साथ मिलकर बिहार में जहां जंगल राज था उसको सुशासन के राज्य में तब्दील किया। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपत्तिजनक मांग है जदयू की। नीतीश कुमार को लेकर पटना में लगे पोस्टर पर आरजेडी से भी सवाल हुए। जवाब खुद सुनिए। जेडीयू ने आज पोस्टर लगा करके आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए भारत रत्न की मांग की है। ये हास्यास्पद है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला, तो अब ये क्या खाक मिलेगा? बिहार विधानसभा चुनाव में करीब साल भर का वक्त है, लेकिन सभी पार्टियों ने अभी से सियासी बिसात बिछाने की तैयारी कर ली है। जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश को 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करना और मीटिंग से पहले नीतीश के लिए भारत रत्न की डिमांड बता रही है कि आने वाले दिनों में बिहार का पॉलिटिकल पारा और चढ़ेगा। हरियाणा में मतदान खत्म हो चुका है और अब इंतजार परिणाम का है, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज के महा एग्जिट पोल में देखिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। हरियाणा के मतदाताओं ने नेताओं की किस्मत को ईवीएम में बंद कर दिया है। 8 अक्टूबर को जब ये पेटियां खुलेंगी तो पता चलेगा कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। इस सवाल का जवाब महा एग्जिट पोल के जरिए समझिए। हरियाणा में कुल 90 सीटों में से कांग्रेस सबसे ज्यादा 54 सीटें जीत सकती है। बीजेपी दूसरे नंबर पर रहेगी और उसके खाते में 26 सीटें आने की संभावना है। आईएनएलडी गठबंधन 2 सीटें और अन्य 8 सीटों पर खाता खोल सकते हैं। यानी महा एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना सकती है और बीजेपी को इस बार विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर में 63.88% मतदाताओं ने 2 चरणों की वोटिंग में अपना फैसला सुना दिया है। 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर के नतीजे आएंगे। महा एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल 90 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें 47 जीत सकती है। बीजेपी यहां 26 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आ सकती है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी सिर्फ 10 सीटें ही जीत सकती है, यानी तीसरे नंबर पर, और अन्य के खाते में 7 सीटें जाने की संभावना है। महा एग्जिट पोल की माने तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बन सकती है। दोनों राज्यों में बीजेपी के दूसरे स्थान पर रहने की संभावना है। और अब एक सवाल कि क्या हिमाचल में जल्द ही योगी मॉडल लागू होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से हिमाचल प्रदेश में योगी मॉडल की मांग हो रही है। हिमाचल प्रदेश के एक और मंत्री ने अब योगी मॉडल की जमकर तारीफ कर दी है। ये मंत्री कौन है और उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं।
बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर होता है, अपराधी लंगड़ाते नजर आते हैं तो फर्जी नाम वाले अपना असली नाम भी बताते हैं। पिछले 7 साल से यूपी की पब्लिक इस तरह की तस्वीरें शिद्दत और सुकून से देख रही है। यूपी की देखा देखी कई और राज्यों ने भी ये मॉडल अपना लिया। हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम खूब लिया जा रहा है। सरकार भले ही कांग्रेस की हो, लेकिन कई मंत्रियों को योगी मॉडल पसंद आ रहा है। यकीन न हो तो खुद सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश जो हिमाचल पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा आपका प्रदेश है, उसमें किस तरीके से हमारा एजुकेशन आगे बढ़ रही है, वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हम कैसे प्रदेश में लाए। जनाब रोहित ठाकुर हैं, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का दौरा कर लौटे हैं। यूपी में हुए कामकाज से सीख लेने की बात कही। जो एक अच्छी शिक्षा की जगत में अच्छे कार्य हुए हिमाचल प्रदेश के, उसके बारे में परस्पर वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से चर्चा हुई। वैसे रोहित ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पहले मंत्री नहीं हैं जिन्होंने योगी मॉडल की तारीफ की। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के एक और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी उत्तर प्रदेश की तरह हिमाचल प्रदेश में भी फास्ट फूड की रेहड़ी चलाने वालों और दुकान मालिकों को आईडी लगाने का ऐलान किया था। वो भी बाकायदा यूपी का जिक्र कर बोले थे। बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी। तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। विक्रमादित्य सिंह के इस बयान के बाद विवाद हुआ तो हाईकमान ने तलब किया नसीहत की, जिसके बाद विक्रमादित्य ने भी सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। हिमाचल का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। मे बी आई वॉज मिसकोटेड ओनली एज फार एज यूपी इज कंसर्न। यूपी का अपना सिस्टम है, अपना राज्य है, अपने मुख्यमंत्री है। हमको हिमाचल प्रदेश अपना राज्य है, हिमाचल के अलग मसले हैं। इस तरह 24 घंटे में ही विक्रमादित्य सिंह के सुर बदल गए। नेम प्लेट की व्यवस्था वाले योगी मॉडल की लीक पर चलने की बात करने वाले विक्रमादित्य कहने लगे कि इसका योगी से कोई लेना देना नहीं था। सवाल ये है कि क्या हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी ऐसा ही करेंगे? देखना दिलचस्प होगा।